चलो तो हाय बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ physics in which we are continuing with the units and measurement chapter, which is the second chapter of your NCERT book. If you are aiming for CBSE board exams, or if you are aiming for NEET exam, or if you are aiming for JEE mains or JEE advanced, then I must say that you are at the right place. We're going to cover syllabus of each and every of these exams, or the targets or the goals that you have in your mind. So let's start this very special session on units and measurement, in which I will tell you about some very astonishing ways in which we can measure some very large distances. जैसे आज की क्लास में हम देखेंगे अर्थ से लेकर मून का डिस्टेंस कैसे नाप सकते हैं हम. कभी आपने सोचा ऐसा? दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कैसे नापा जा सकता है? तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें जिन जिन लोगों को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है उनको आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. बाकी बच्चों को भी बहुत मज़ा आने वाला है. तो ज़रा अच्छे से इस चैप्टर को समझें, कॉपी और पेन को निकाल लें और कॉपी और पेन लेकर सारी चीज़ों के नोट्स बनाएं. ओके, सो लेट अस फर्स्ट कम टू द टॉपिक ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ. तो ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ. लिखें अपनी कॉपी में डेफिनेशन. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ कि ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है. ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी. यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, बट वी कैन टॉक अबाउट एनी क्वांटिटी. तो लिखें अपनी कॉपी में. मैं लिखवाता हूँ आपको ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज इट्स वैल्यू in suitable power of 10 which is closest to its actual value. तो order of magnitude of a quantity is its value in suitable power of 10 which is closest to its actual value. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी को समझाता हूँ. देखो जरा, अगर मान लो एक क्वांटिटी है 2 × 10 की पावर 3, तो ऑर्डर का मतलब है कि इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है लेकिन केवल 10 की पावर में. उस 10 की पावर में इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है जो कि इसके बिल्कुल करीब हो, सबसे करीब हो. तो ध्यान देंगे, इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ. 10 की पावर 3 तो मेरे को दिख ही रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक तो केवल 10 की पावर 3, जिसको सोच सकते हैं ये लिखा हो 1 × 10 की पावर 3. और दूसरा तरीका इसी को लिखने का क्या हो जाएगा, 10 × 10 की पावर 3. यस और नो. तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर 10 की पावर 3. ये क्या है, 10 की पावर 4. तो इस क्वांटिटी के ज़्यादा करीब 10 की पावर 3 है या 10 की पावर 4 है. आप खुद सोचें. ये 1 × 10 की पावर 3 है, ये 10 × 10 की पावर 3 है, ये 2 × 10 की पावर 3 है. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद क्लोज है. तो हम बोलेंगे इस क्वांटिटी का जो ऑर्डर है वो केवल 10 की पावर 3 है. अब देखो इसको निकालने का तरीका है. अभी हम आएंगे, ऐसे नहीं करना हर बार की दो देख करके देखना है फिर निकालना है. तो देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूँ नेक्स्ट क्वांटिटी है 6 × 10 की पावर 23, ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है. तो अगर मैं आपको बोलूँ एवोगैड्रो नंबर का ऑर्डर निकालो, तो देखेंगे कैसे होगा. तो ये 6 लिख दिया इस बार. अब ये 6 1 के ज़्यादा करीब है या फिर ये 10 के ज़्यादा करीब है. तो इसको ऐसे ना सोचकर हम ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी 5 से ज़्यादा होती है या 5 भी होती है तो उसको 10 मान लेते हैं, और अगर कोई क्वांटिटी 5 से कम होती है तो उसको हम 1 मान लेते हैं. इज इट क्लियर? नाउ सी, ये 6 लिखा हुआ है, ये 5 से ज़्यादा है. तो यहाँ पे लिख लो जरा, इफ़ ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 भी, तो उसको 10 मान लिया जाए. और अगर लेस देन 5 है तो उसको 1 मान लिया जाए. ये रूल जरा साइड में लिख लें अपनी कॉपी में. तो ये 6 है तो इसको तो 10 मानना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर 24. तो ऑर्डर आएगा बेटा, ये 23 है सॉरी, तो ऑर्डर आएगा 10 की पावर 24. समझ में आई बात? तो अगर इस क्वांटिटी को केवल 10 की पावर में एक्सप्रेस करना होगा तो 10 की पावर 24 सही रहेगा इसके लिए. 10 की पावर 23 में गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा दूर हो जाएगा इस क्वांटिटी से, ये ज़्यादा करीब है. समझ में आ गया ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड.
चलो बच्चों, तो ऑर्डर को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा जहाँ पे हम लेंथ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर जो हमारे दुनिया में या यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उनको देखेंगे। तो आप ये देखें कि अगर सबसे छोटी चीज़ आपसे मैं पूछूं आपने कौन सी सुनी है, तो उसका जवाब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो आपका जो होता है सबसे छोटी क्वांटिटी है अवेलेबल हमारे पास। तो लिखें ज़रा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ मैं लिखूँगा क्वांटिटी या यहाँ मैं लिखूँगा चीज़, और यहाँ मैं लिखूँगा उसका साइज़ का ऑर्डर, उसका साइज़ का ऑर्डर। तो देखें ज़रा, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 की पावर -15 से लेकर 10 की पावर -14 मीटर के बीच में कहीं पर हो सकता है। मतलब 10 की पावर -15 भी हो सकता है या फिर 10 की पावर -14 भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जैसे मान लो अगर किसी न्यूक्लियस का रेडियस आता है 2 × 10 की पावर -15, तो हम बोल देंगे कि उसका ऑर्डर है 10 की पावर -15। लेकिन अगर किसी का आ जाता है 6 × 10 की पावर -15, तो उसका हम बोल देंगे भैया 10 की पावर -14 हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद जो हमारा आता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम, तो वो होता है 10 की पावर -10 का ऑर्डर, 10 की पावर -10 का ऑर्डर। फिर हमारी आती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 10 की पावर -7। ये सब मीटर में है, ठीक है। फिर आपने सुना होगा ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो 10 की पावर -5 मीटर के ऑर्डर का होता है, आरबीसीज जो होते हैं। उसके बाद अगर आप एक नीडल देखो, बहुत ही शार्प पिन या नीडल, उसकी जो टिप होती है अगर जिसको चुभाओ तो चुभ जाती है, तो उसका जो टिप होती है ना बेटा, उसका जो रेडियस है वो होता है 10 की पावर -5 मीटर के ऑर्डर का। रेडियस ऑफ टिप ऑफ नीडल ये होता है 10 की पावर -5 मीटर के ऑर्डर का, ठीक है। हमारी हाइट किस ऑर्डर की होती है? हमारी हाइट होती है 10 की पावर 0 के ऑर्डर की, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली लोगों की हाइट कितनी होती है? 2 मीटर। मतलब 2 मीटर वुड बी द वन ऑफ द टॉलेस्ट पीपल। 2 मीटर इज लाइक 6.5 फीट। तो अगर 2 मीटर का कोई हुआ तो 2 देख लो जरा, 2 जो है वो 10 की पावर 0 के ज़्यादा पास है, 10 की पावर 1 के ज़्यादा पास है, मुझे लगा 10 की पावर 0 के ज़्यादा पास है। तो हाइट ऑफ मैन जो है, हाइट ऑफ मैन वो है 10 की पावर 0 के ऑर्डर की। इज इट क्लियर? उसी तरह से फिर हम और बड़ी चीज़ों पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है 10 की पावर 4 मीटर के ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 8800 मीटर के आसपास है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 8.8 × 10 की पावर 3। चेक करो, 8.8 10 के पास है कि 1 के पास है, मतलब 5 से बड़ा है, तो इसको 10 लिख देंगे। तो 10 × 10 की पावर 3 ये हो जाएगा 10 की पावर 4 मीटर। समझ में आ गया माउंट एवरेस्ट का कैसे 10 की पावर 4 ऑर्डर आया? चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियस ऑफ अर्थ, अभी मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, बट ये हमको आगे जाके पता होना चाहिए, तो निकालेंगे इसको। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है दैट यू शुड नो बेटा, इट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। सो इट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, जो कि होता है 6400 × 10 की पावर 3। सो इट इज 6.4 × 10 की पावर 6 विच इज 10 की पावर 7, क्योंकि 6.4 को 10 मानेंगे, 5 से बड़ा है, और ये 10 की पावर 6 तो आ ही गया था, तो 10 × 10 की पावर 6 10 की पावर 7। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 10 की पावर 7 मीटर। तो ये देख रहे हो आप, हमने यहाँ से शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते 10 की पावर 7 पे आ गया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में, है ना, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो ये सारे ऑर्डर और आएंगे बीच में। फिर लास्ट में हमारा ऑर्डर आता है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है हमारे पास लेंथ का, वो है साइज ऑफ यूनिवर्स, जो आपको याद रखना है। साइज ऑफ यूनिवर्स कितना होता है? वो 10 की पावर 25 मीटर। अब ध्यान दो, यहाँ बीच में और भी बहुत सारे थे, देयर वर मोर थिंग्स ऑल्सो, यहाँ भी बहुत सारे हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो हालांकि ये वाली चीज़ IIT और नीट के अंदर बहुत रेयरली इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, बट फिर भी फिजिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से, है ना। क्योंकि पूरे 2 साल तक आपको ये बार बार शब्द सुनने को मिलेगा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, है ना। ये कोर्ट में भी जज बोलता है बार बार ऑर्डर ऑर्डर, लेकिन ये वाला ऑर्डर भी हमको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान दो,
अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसको नाप पाऊं, जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि इतनी कम लेंथ को नाप पाए। तो फिर लोग बोलते हैं सर फिर नापते कैसे हैं? तो इसके लिए कुछ एस्टीमेट्स अवेलेबल है हमारे पास, मतलब एस्टीमेटेड तरीकों से बहुत छोटी या बहुत बड़ी लेंथ को नापा जाता है। समझ में आया? तो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, उनसे कौन सी लेंथ को नाप सकते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखेंगे जरा। जो हमारे पास, जो ह्यूमन बीइंग्स के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ध्यान दो जरा, वो इस रेंज को नाप सकते हैं। ये रेंज कहां से कहां तक है? ये है 10⁻⁻5 मीटर से लेकर 10⁻2 मीटर तक के जो डिस्टेंसेस हैं, दे कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड्स। दे कैन बी मेजर्ड बाय बेटा डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं? कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करा और एग्जैक्ट वैल्यू लेंथ की निकाल दी। जैसे मान लो आपको मैं एक मीटर स्केल दे दूं और बोलूं कि भाई अपनी हाइट नाप के दिखा दो, आप फटाफट से नाप दोगे, यस और नो? तो वो उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड्स। तो डायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है जब 10⁻⁻5 मीटर से 10⁻2 मीटर के बीच में लेंथ्स होती हैं। इज इट क्लियर? और ये वाली जो लेंथ है बेचारी जो बच गई, ये सब ये हो गई, या फिर ये हो गई जो बहुत ज़्यादा है। तो ऑल दीज लेंथ्स आर मेजर्ड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स। कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा उन इनडायरेक्ट मेथड्स के ऊपर फोकस्ड है, जो कि हम बहुत बड़े डिस्टेंस या फिर बहुत छोटे डिस्टेंसेस को नापने में यूज़ करते हैं। क्या आप इस बात से एकदम सहमत हैं? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलो वेरी गुड। तो ये आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो इनडायरेक्ट मेथड्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू लर्न अबाउट 7 to 8 मेथड जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के डिस्टेंसेस को नाप सकते हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट मेथड। तो अपनी कॉपी में लिखो जरा पहले तो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड्स टू measure distances. Indirect methods to measure distances. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लार्ज डिस्टेंसेस की। लार्ज डिस्टेंसेस। चलो बच्चों, तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे नापते हैं उसके कुछ तरीके सीखेंगे। तो जो उसमें फर्स्ट मेथड है उसका नाम है एको मेथड। एको तो आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। चलो तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ही सिंपल मेथड है। मान लो अगर आपके पास कोई हिल है या कोई लार्ज बॉडी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग भी हो सकती है। तो ये लेट से दिस इज अ लार्ज बॉडी। आप लेट से यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ दिस लार्ज बॉडी फ्रॉम योर करेंट पोजिशन एंड लेट से दैट डिस्टेंस इज स्मॉल डी। ये डी नापना है हमको। तो हम देखो क्या करते हैं। वी हैव अ साउंड प्रोड्यूसर एंड वी हैव अ डिटेक्टर, जो साउंड को छोड़ भी सकता है और साउंड को वापस जब आएगी तो डिटेक्ट भी कर सकता है। तो होता क्या है, हम यहाँ से उस साउंड के सोर्स का इस्तेमाल करते हुए साउंड को भेजते हैं लाइक दिस एंड द साउंड गोज एंड स्ट्राइक्स दिस एंड कम्स बैक। तो साउंड जाती है, टकराती है और वापस आती है ऐसे। और फिर यही डिटेक्टर उस साउंड को कैच कर लेता है और बता देता है हमको कि कितने समय बाद साउंड वापस आ गई। तो वो जो टाइम है उसको हम बोलते हैं टी। तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, हम बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू सी। क्लियर? टाइम टेकन इज इक्वल टू टी। तो टोटल डिस्टेंस साउंड ने कितना ट्रैवल किया जाने में और आने में। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ साउंड सी की स्पीड से टी टाइम तक चलती है। ये टी टाइम पूरा टाइम है, जाना आना मिला के। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया साउंड ने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो है सी इंटू टी। और टोटल डिस्टेंस यहाँ से देख के क्या लग रहा है, डी प्लस डी, 2d। तो 2d इज इक्वल टू सी इंटू टी। ये समझ में आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई ct/2। d की वैल्यू आ गई ct/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
अगला जो मेथड है हमारा वो इसी एको मेथड का ही एक तरह से एक्सटेंशन है, या इसी में ही हम उसको इंक्लूड करते हैं। मेथड का नाम है लेजर मेथड। लेजर मेथड। अब यहां पे साउंड को छोड़ा था, वहां पे लेजर को छोड़ेंगे। काम वही है कि लेजर की एक लाइट जाएगी, किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराएगी और वापस आ जाएगी। लेजर के जाने में और आने में कितना समय लगा उसको नाप लिया जाएगा। लेजर जो है वो लाइट की स्पीड से चलती है, ये हमको पता होना चाहिए। तो लिख लो इस चीज को अपनी कॉपी में, लेजर ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ये किस काम आता है? नॉर्मली इसको हम जो हेवनली बॉडीज होती है ना, हेवनली बॉडीज, उनका डिस्टेंस नापने के काम में लाते हैं। लेकिन वो हेवनली बॉडी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए हमसे, तो ये मोस्टली मून का डिस्टेंस हम इससे नापते हैं। तो देखो कैसे होता है। लेट्स से दिस इज अर्थ एंड लेट्स से दिस इज मून। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। व्हाट वी डू इज वी सेंड अ लेजर बीम। यहां से हम लेजर बीम को छोड़ते हैं, लेजर बीम जाती है, मून से टकराती है और वापस आ जाती है। और फिर जब वो वापस आती है तो हम नाप भी लेते हैं कि कितने समय बाद वापस आई है। समझ में आ रही है ना आपको? चलो, तो गई और वापस आई, मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? d प्लस डी, 2d डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। अब लेजर की जो स्पीड होती है वो भी c मान लेते हैं, टाइम जो लगा उसको t मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया लेजर ने, c इंटू टी। वो किसके बराबर है? 2 इंटू डी। डी की वैल्यू आ गई CT/2। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो लेजर मेथड है उसमें साउंड का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम? द आंसर इज नो। उसके दो रीजंस हैं बेटा। एक तो साउंड की स्पीड बहुत कम होती है। साउंड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, और जो लाइट होती है वो साउंड से करीब 1000 टाइम्स ज़्यादा स्पीड पे चलती है। सो लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300,000। ये जो है साउंड, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 300, और साउंड चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो लगभग 1000 गुना कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। तो लेज़र क्या है? बहुत दूर जाना है, मून कोई पास तो है नहीं, तो लेज़र जाती है, टकराती है, वापस आ जाती है। कितना समय लगता होगा? अगर आपसे कोई पूछे लेज़र का जाना और वापस आने में कितना समय लगता होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द लेज़र रिटर्न्स इन अ मियर 2.56 सेकेंड्स। टोटल 2.5 सेकेंड के आसपास में लेज़र मून तक पहुंच जाती है और मून से वापस भी आ जाती है। तो इसका मतलब लेज़र पूरी जर्नी को करने में इतना टाइम लगाती है। और लेज़र की जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर। ये लाइट की स्पीड है मीटर पर सेकेंड। तो आप ज़रा फटाफट से वीडियो को पॉज करो और ये डिस्टेंस मुझे टोटल बताओ कि लेज़र 2.5 सेकेंड में 2.56 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगी। वो डिस्टेंस 2d के बराबर होगा। येस और नो करके बताओ जरा, वीडियो को पॉज कर दो। तो आपने करा, तो 2d जो आएगा दैट विल कम आउट टू 2.56 × 3 × 10⁸. आंसर आएगा 7.68 × 10⁸ मीटर। ये टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा। तो ध्यान दो बेटा, d जो आएगा यहाँ से, d जो आएगा यहाँ से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3.84 × 10⁸ मीटर। ये मून का डिस्टेंस है अर्थ से। समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.29 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2.29। ये एक्सरसाइजेज में लास्ट में जहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं, ये उसका एक क्वेश्चन है कि लेज़र के बारे में उन्होंने पहले थोड़ा समझाया, फिर बताया कि 2.56 सेकंड लगते हैं। लेज़र की स्पीड आपको पता होनी चाहिए, उससे आप डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून निकाल सकते हो। तो मज़ा आया आपको इस क्वेश्चन को करने में? गुड फीलिंग, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड जो है हमारा, इट इज टू एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ मैटर शीट। टू एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ मैटर शीट। तो मैटर शीट के थिकनेस को नापने का, मैटर शीट का क्या मतलब है? कोई भी शीट हो सकती है, जैसे आपकी शीट ऑफ पेपर हो गई, या फिर एक पतली सी कोई मेटल की शीट हो गई, एनी काइंड ऑफ मैटर शीट। ठीक है। तो लेट्स से वो मैटर शीट कुछ ऐसे है। इट इज लेट्स से लाइक दिस। ठीक है, जो भी क्यूबॉइड टाइप की शेप में होगी
तो ये हमने उसका ओब्लीक व्यू दिखा दिया ऐसे। नाउ ये उसकी थिकनेस है ये वाली, तो हम क्या करते हैं, हम एक रेडियो वेव लेते हैं। कौन सी वेव लेते हैं? रेडियो वेव। रेडियो वेव को यहाँ से छोड़ते हैं, एक इसके साइड से रेडियो वेव जाती है इसकी दूसरी साइड पे, और जहाँ पे जैसे ही ख़त्म होती है शीट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव जाती है, टकराती है, वापस आती है, और हम ये नाप लेते हैं कि रेडियो वेव को जाने में और आने में टोटल मिला के टाइम कितना लगा। बिल्कुल सही, ये भी वही मेथड है सेम, कि रेडियो वेव गई, वापस टकराई, यहाँ से एंड थे, वापस आ गई, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा रेडियो वेव ने? 2t। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 2t। यस और नो? लेट अस से द c इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव। हम हर वेव की स्पीड को c मान रहे हैं, चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो अब इस बार रेडियो वेव हो, कोई सी भी वेव हो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये 2t हो गया इज इक्वल टू c इंटू टाइम। ध्यान देना बेटा, मैंने यहाँ पर इस बार t लिखा है। इफ़ यू वांट आई कैन राइट डाउन होल थिकनेस, यहाँ पे t मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए, तो हमने यहाँ पे थिकनेस को t ले लिया, टाइम को पूरा लिख दिया। तो थिकनेस जो आ रही है शीट की, दैट इज कमिंग आउट टू CT/2। सेम मेथड, कोई फर्क ही नहीं है, बिल्कुल सेम। समझ में आ गई बात सबको? तो आपको डेटा गिवन होगा, जैसे वो बोल देगा कि स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज दिस मच, टाइम जो लगता है वो इतना है, डिवाइड बाय 2। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये शीट बहुत पतली है, बहुत पतली, तो रेडियो वेव को जाने में और आने में टोटल जो समय लगने वाला है दैट इज़ वेरी वेरी लेस। बहुत ही कम समय में वो वापस आ जाएगी। तो आपका जो डिटेक्टर है ना, वो उतने कम समय को नापने के लायक होना चाहिए। सो हेयर यू नीड अ डिटेक्टर विच शुड बी केपेबल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिटेक्टर शुड बी केपेबल, डिटेक्टर शुड बी केपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप नाप ही नहीं पाओगे ये वाला टाइम कितना है ना, और जब ये टाइम ही नहीं निकलेगा तो थिकनेस भी हम निकाल नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं, थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है सोनार, SONAR, है ना। हिंदी में सोनार, वैसे ज्वेलर को भी बोलते हैं सोनार, लेकिन ये सोनार है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये किस काम आती है कि जो हमारे ओशंस में शिप ट्रैवल करते हैं, ये उनके अंदर लगा होता है ये इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट क्या बताता है कि भैया आइसबर्ग तो नहीं आ रहा, या फिर कोई बड़ा पत्थर, कोई बड़ी रॉक तो नहीं आ रही। अब रात को अंधेरे में दिखता तो है नहीं, तो ये सोनार इंस्ट्रूमेंट से हमको पता लगता है कि वेदर देयर इज एन आइसबर्ग और देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ द शिप। इस चीज़ को आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। तो ये काम कैसे करता है? ये छोड़ता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं? जो हमको सुनती नहीं है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ये आप सब पढ़ चुके हो। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे शिप है, यहाँ पे एक बड़ा सा लेट से एक रॉक है ऐसे सी के अंदर, तो व्हाट इट डज इज, ये सोनार लगा हुआ है लेट से, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो व्हाट इट डज इज इट विल नाउ लीव अ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, टोटल डिस्टेंस D+D 2D ट्रैवल करेगी। बहुत ही खुशी हुई आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि ये सेम मेथड है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं सारे। सोनार भी सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे? हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव जाती है, टकरा के वापस आती है, ये नाप लेता है कितने समय बाद वापस आई, तो टाइम पता लग जाता है। स्पीड हमको अल्ट्रासोनिक वेव की पहले से ही पता है, तो हमने बोला C/T इज इक्वल टू 2D। सेम काम, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव मल्टीप्लाइड बाय द टोटल टाइम टेकन इन गोइंग एंड कमिंग बैक, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव, दैट विल बी इक्वल टू 2 × D। तो D कितना आएगा? CT/2। क्लियर? सोनार मेथड भी क्लियर है आपको, है ना। इसके ऊपर भी शायद NCERT में क्वेश्चन गिवन है, तो आप ये सारी चीज़ें देखें तो बहुत सिंपल है ना। इनसे हमको बहुत फेयर आइडिया मिल जाता है एक्चुअली कि कितना डिस्टेंस है दो चीज़ों के बीच में। तो फोर्थ मेथड है रेडार। रेडार आपको पता है ऐसे एक छतरी टाइप की होती है, जैसे डिश टीवी का होता है, उसका बहुत बड़ा वर्जन होता है, एयरपोर्ट्स वगैरह पे लगा होता है।
सिग्नल छोड़ता रहता है हर तरफ, है ना, घूमता रहता है ऐसे 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 ऐसे। तो सिग्नल छोड़ता है हर तरफ, जहाँ से भी सिग्नल टकरा के वापस आता है तो वो नाप लेता है कि कितना डिस्टेंस प्लेन का है और किस एंगल पे प्लेन है। तो इसमें हमको बस इतना ही लिखना है, रेडार वर्क कैसे करता है उसमें हमको नहीं जाना। तो इसमें लिखो यूजिंग अ रेडार, इसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसमें लिखो कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ एयरप्लेन्स एंड ऑल्सो देयर ऑल्टीट्यूड्स, कि वो किस हाइट पे उड़ रहे हैं। फिफ्थ मेथड इज ट्राइंगुलेशन मेथड। ट्राइंगुलेशन मेथड सुनने में बड़ा हाई फाई लग रहा है ना। अभी आप देखोगे तो बोलोगे सर नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। इसमें दो तरीके सीखेंगे हम। पहला तरीका सिंपल वाला, जिसमें एक टावर है जिसकी हाइट h है जो हमको निकालनी है। ठीक है, टावर की हाइट निकालनी है। मान लो कुतुब मीनार की आपको हाइट निकालने को दे दी जाए, तो आपने क्या करना है, कुतुब मीनार से थोड़ी दूर जाना है और जाकर के उसके टॉप का एंगल नाप लेना है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या आप पढ़ चुके हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, ये आपको नहीं पता, लेकिन आप इस टावर के फुट से कितना दूर हो ये तो आपको पता है। सो दिस एक्स इज नोन टू यू। अब क्या करना है, tan थीटा लगा देना। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से सीधा h की वैल्यू आपके सामने आ गई है x tan थीटा। तो यहाँ पर ये x और ये थीटा ये हमको पता होते हैं। सो दीज आर नोन क्वांटिटीज, दीज टू आर नोन। तो अगर ये पता है तो ये भी पता है और ये भी पता है, तो h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बात एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड देखते हैं कैसे निकालते हैं टावर की हाइट। अगर मान लो आपको टावर का डिस्टेंस भी नहीं पता, ये तो तब आपने ये डिस्टेंस नाप लिया किसी तरीके से, लेकिन अगर आपने ये डिस्टेंस भी नाप नहीं पाया और एक बहुत ही दूर आपसे टावर था ऐसे, है ना, लेट से इसकी हाइट है h, और आप लेट से यहाँ खड़े होके सबसे पहली बार इसको देखते हो और आप ये एंगल θ1 नाप लेते हो, है ना। इसको नापने के तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। सो लेट से वी मेजर दिस एंगल θ1। इस पॉइंट को मैं O बोल रहा हूँ, फुट ऑफ द टावर को, इसको A बोल रहा हूँ। नाउ मैं इक्वेशन लिखूंगा सिमिलर। मैं कैसे लिखूंगा देखो जरा, tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू h अपॉन AO। तो यहाँ से AO की वैल्यू आ जाती है हमारे पास बच्चों h cot θ1। तो ये आ गई h cot θ1। क्लियर। लेकिन हमारा काम तो ये नहीं, हमको तो h निकालना है। हमने ये निकाल लिया अभी। अब हम क्या करते हैं, अच्छा h भी अननोन है, ऐसा नहीं कि h हमको पता है, h भी अननोन है। फिर हमने यहाँ से ये एक बार देखने के बाद हम थोड़ा दूर चले गए, हम यहाँ आ गए, ये है पॉइंट B। हमने यहाँ से फिर से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन नापने की कोशिश करी और हम कामयाब भी हुए, और ये एंगल कम आएगा θ1 से, θ2 आ गया। अच्छा, आप A से कितना चले हो इस तरफ, ये तो आप नाप सकते हो ना बेटा। सो दिस x इज नोन टू अस, लिख लो जरा, x नोन है। अब हमने क्या करा, फिर से यहाँ पे आकर tan θ2 लिखा, तो वो लिखते हैं। तो अब लिखेंगे हम tan ऑफ θ2। तो ध्यान दो, tan θ2 हो जाएगा h अपॉन OB। तो यहाँ से OB निकल के आ गया मेरे पास, क्या आया, OB आया h अपॉन tan θ2, जो कि हो गया h cot θ2। तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये वाला, ये आ गया h cot θ2। चेक कर लो बेटा, बस खत्म है। ये h cot θ1, ये h cot θ2। अगर मैं बोलूं क्या आप x को इन दोनों की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, बोलो। अगर आप कर सकते हो तो क्वेश्चन खत्म है। देखो जरा, क्या मैं लिख सकता हूं जो x है, या ऐसे लिखें
कि जो ए बी है बेटा, ए बी दैट इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, ओ बी जो है ओ बी दैट इज इक्वल टू एच कॉट थीटा 2 माइनस एच कॉट थीटा 1। तो आप देखो यहां से एच आ नहीं गया, एच को कॉमन ले लो, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 को नीचे ले आओ, तो एच की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो इस मेथड को क्या बोला हमने, ट्रायंगुलेशन मेथड, कि हमने भैया ट्रायंगल बनाकर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके, जो ऑलरेडी हम जानते थे 10th क्लास से, उसको यूज करके हमने यहाँ पर इस टावर की हाइट को कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? इस पे ये रटने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, ये आपको वहीं पे फटाफट जाके दोबारा से करना होगा इसको। कुछ बच्चे रट भी लेते हैं, अब मेरे को नहीं पता रटना चाहिए कि नहीं रटना चाहिए, रट लो तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब रटने का तो कोई जिसको बोलते हैं तोड़ ही नहीं है। चलो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है उससे पहले हमको एंगल्स के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। एंगल हमारी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है एसआई यूनिट्स के हिसाब से। आपको मैंने बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? एक तो एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। एंगल को नापने के लिए उन्होंने बोला कि एसआई यूनिट आप रेडियंस को मान के चलें, और सॉलिड एंगल को नापने के लिए उन्होंने यूनिट्स का इस्तेमाल किया स्टेरेडियंस, STERADIANS। सॉलिड एंगल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा 1-2 क्लासेस के बाद। अभी हम एंगल के बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो एंगल जो होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यस और नो? ये आर्क क्या होता है? आर्क इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑन द सर्कल। तो ध्यान से देखें जरा, अगर मैं बोलूं ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को ले लिया जाए तो वो दोनों पॉइंट्स मिलकर ये सेक्शन बनाते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। अगर एक पॉइंट से सर्कल के सेंटर पे एक लाइन खींचे और एक लाइन दूसरे पॉइंट से खींचे, तो ये जो बीच का ये एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। कभी कभी इसको प्लेन एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है? कभी कभी इस एंगल को प्लेन एंगल भी बोल देते हैं। तो ये एंगल जो होता है थीटा दैट इज इक्वल टू आर्क। ये हो गया बेटा आर्क और ये हो गया रेडियस। ये 2 चीज़ों की रेशियो है। तो ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? डायमेंशन लेस। तो एंगल जो है इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये लिख सकते हो अपनी कॉपी में। सिमिलरली जो सॉलिड एंगल होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। इट इज़ ऑल्सो डायमेंशन लेस। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन इनके यूनिट होते हैं। तो ये ऐसी 2, मतलब समझ लो आप, इकलौती क्वांटिटीज हैं ये दोनों जिनके पास डायमेंशन नहीं होती बट हैव यूनिट्स। एंगल के यूनिट्स कौन से हैं जो एसआई ने रिकमेंड करे हैं? वो है रेडियंस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला बेटा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तभी लगेगा जब थीटा किस में होगा? रेडियंस में। तो इसमें ये भी लिखो, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only when theta is in radians। तो इसका मतलब है कि हमको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। डिग्री में दे रखा हो, मिनट में दे रखा हो, मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो एंगल के जो यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखा जाए। सबसे पहले होता है डिग्रीज, उससे बड़ा यूनिट होता है रेडियंस, डिग्री से छोटा होता है बेटा मिनट्स। मिनट को आर्क मिनट भी बोल देते हैं, और लास्ट होता है सेकंड को आर्क सेकंड बोलते हैं। ये वो सेकंड नहीं है जो टाइम वाला, ये वो सेकंड नहीं है, ये मिनट वो नहीं है जो टाइम में आपने पढ़ा हुआ है। इट इज अ न्यू क्वांटिटी, मैं आपको अभी बताने वाला हूं इसके बारे में। तो रेडियंस और डिग्रीज में क्या रिलेशन है? हम बोलते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। पाई तो आपको पता ही कितना होता है, 22/7। तो अगर 1 डिग्री की बात करेगा सो इट इज पाई बाय 180 रेडियंस। 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो ये हमको याद करना है, ये नंबर, ये एनसीईआरटी से मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये होता है 1.745
इंटू 10 की पावर -2 रेडियंस। ये आपको याद कर लेना है। इज इट क्लियर? फिर 1 डिग्री के अंदर 60 आर्क मिनट्स होते हैं या मिनट्स होते हैं, तो मैं लिख रहा हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 मिनट को भी हमको एक्सप्रेस करना आना चाहिए भैया रेडियंस में कितना है, तो हम ऐसे लिखें 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियंस। देख लो आप भैया 1 डिग्री होती है ना इसके बराबर, तो 60 मिनट भी इसके बराबर ही होंगे। तो 1 मिनट यहाँ से आता है, इसको 60 को नीचे ले जाओ तो 1.745 इंटू 10 की पावर -2 NCERT से डिवाइडेड बाय 60। NCERT से इसकी वैल्यू मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो NCERT से वैल्यू लिखी हुई है 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियंस। क्लियर? अब बात आती है 1 सेकेंड की। ये मिनट है बेटा, 1 डैश का मतलब है मिनट। अब अगली बात आती है सेकेंड्स की। सेकेंड और छोटे होते हैं, यहां भी वैसे ही चलता है। 1 मिनट जो है इट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश से। लिख लो इस चीज को। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू, यहां से निकाला हमने कितना, 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियंस। तो यहां से अगर 1 सेकेंड की बात की जाए तो ये नीचे जाएगा, सो इट विल बी 2.91 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व करा, आंसर आता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियंस। ये तीनों वैल्यूज आपको पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 ऑन NCERT ये दे रखी है। तो ये हमको याद कर लेनी है बेटा। ये हमारे लिए जिसको बोलते हैं ना गुरु मंत्र है। अगर हम ये याद नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, जिस मेथड को मैं आपको अब बताने वाला हूं। इज इट क्लियर? चलो बच्चों, आफ्टर लर्निंग अबाउट एंगल्स नाउ लेट अस कम टू पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा मेथड है टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। देखेंगे कि कैसे करते हैं पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल। तो 2-3 टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा पैरेलैक्स मेथड की, जिनमें से पहली 2 टेक्निक्स तो वो हैं जो स्टार्स वगैरह के डिस्टेंस को नापने के काम आती हैं। या पैरेलैक्स मेथड से पहले थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जरा देखो जरा। ये आपको ऑलरेडी पता है, बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चेंज करके बताना चाहता हूँ। अगर ये पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए गए, 1 2, है ना। ये इन दोनों के बीच में, जो A और B के बीच में ये वाली चीज़ है, ये आर्क है, हाँ या ना। क्या इस आर्क को एक स्ट्रेट लाइन की तरह अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है ऐसे, कि ये आर्क को स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है? माना जा सकता है, लेकिन एरर हो जाएगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में फ़र्क है बेटा। ये रास्ता लंबा होगा, ये रास्ता छोटा हो जाएगा। अगला केस देखते हैं। इस बार मैंने क्या करा कि A और B को बहुत ही पास पास बना दिया। जैसे पहले तो A और B में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, तो ये जो आर्क था और ये जो स्ट्रेट लाइन थी, इनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क था। लेकिन जब आप A और B को पास ले आओगे बेटा, तो आप देखोगे कि आर्क और स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। और जितना कम ये एंगल होगा, जैसे मान लो अगर एक एंगल में और यहाँ पे बना के देखूं, जितना कम ये एंगल होगा उतना ही ज़्यादा ये अप्रॉक्सीमेशन अच्छी होगी कि जो कर्व AB है दैट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज द स्ट्रेट लाइन AB। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, आप भी अपनी कॉपी में नोट करें। लिखें इफ एंगल सबटेंडेड इज स्मॉल देन कर्व AB या आर्क AB can be approximated as straight line AB। है ना। तो बोल रहा है कर्व को आप स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हो। ये देखो यहाँ पे तो बेटा बनाना भी मुश्किल हो गया। आप जैसे अगर ये A और ये B है, बनाना भी मुश्किल हो गया कि अगर मैं बनाऊंगा तो लगेगा कर्व के ऊपर ही बना रहे हो। क्लियर है बात? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि छोटे एंगल्स के लिए ये एक्चुअली एक सेक्टर है, इसको सेक्टर बोलते हैं। ये जो पिज्जा के स्लाइस की तरह होता है, इसको सेक्टर बोलते हैं। लेकिन
जब एंगल छोटा हो जाता है बीच में ये वाला, तो लगभग कैन यू इमेजिन कि सेक्टर ट्राइंगल को अप्रोच कर रहा है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है जिसकी ये दोनों साइडें बराबर हैं और जिसकी ये वाली साइड को स्मॉलर साइड बोला जा सकता है और ये जो बड़ी साइड्स हैं ये रेडियस के बराबर होती हैं और ये इक्वल भी होती हैं। येस और नो? तो ध्यान से देखें जरा, अगर आपको मैं बोलूं कि इस तरह का एक ट्राइंगल है ऐसा, जिसका ये एंगल बहुत ही छोटा है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो उस केस में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और समझ में आ गया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं इस तरह के ट्राइंगल में भी ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। कौन सा? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। तो यहां मैं लिख देता हूं फॉर स्मॉल थीटा। स्मॉल का मतलब वेरी स्मॉल। और उस केस में जो आर्क होगा वो ये स्मॉलर साइड होगी। तो लिखो अपनी कॉपी में, आर्क जो होगा वो स्मॉलर साइड होगी और जो बाकी दोनों लार्जर साइड्स हैं, रेस्ट ऑफ द टू लार्जर साइड्स, वो रेडियस का काम करेंगी। अब बेटा ये चीज आपको याद कर लेनी है, तभी पैरेलैक्स मेथड हमको समझ में आ पाएगा। तो पैरेलैक्स मेथड में एक ट्राइंगल बनता है इस टाइप का। उस ट्राइंगल में एक छोटा एंगल होता है, दो बड़ी साइड्स होती हैं और एक छोटी साइड होती है। जो छोटी साइड होती है वो आर्क होता है और जो बड़ी साइड्स होती हैं वो रेडियस होता है। ये पूरा एक सर्कल का पार्ट माना जा सकता है, जैसे कि यहां से लिया गया हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसका इस्तेमाल देखो कैसे करते हैं। चलो, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलता है पैरेलैक्स मेथड? पैरेलैक्स मेथड बोलता है सबसे पहले कि आप टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडीज, ठीक है, तो आप अर्थ के ऊपर बैठ के हेवनली बॉडीज का डिस्टेंस नाप सकते हो। इज इट क्लियर? तो अब ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इसको। तो अर्थ है लेट से ये, और यहां पर कोई हेवनली बॉडी है, ठीक है, वो हेवनली बॉडी कोई सी भी हो सकती है। तो क्या करते हैं कि एक बार हम यहां बैठ जाते हैं अर्थ पे, है ना, या लेट से मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे बैठता हूं यहां पे, और उस हेवनली बॉडी को देखा जाता है ऐसे लाइन ऑफ साइट से ऐसे, ठीक है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी है इस काम के लिए। दूसरा यहां पे बैठते हैं और फिर उसी हेवनली बॉडी को देखा जाता है। इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है ना बेटा, ये हम निकाल लेते हैं। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा अभी, बट अभी के लिए आपको ये मान के चलने की जो थीटा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं थीटा कैन बी मेजर्ड, ठीक है। आप अर्थ के ऊपर एक बार ऑब्जर्वेशन यहां से लेते हो, इसको बोल रहा हूं पॉइंट ए, एक बार ऑब्जर्वेशन यहां से लेते हैं, इसको बोल रहा हूं पॉइंट बी। तो दो जगह से आपने उस हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व करा, ये हेवनली बॉडी है, दो जगह से आपने इस हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व करा और आपने ये एंगल सबटेंडेड इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कितना हो रहा है वो निकाल लिया। इन दोनों पॉइंट से कितना एंगल उस हेवनली बॉडी पे सबटेंड हो रहा है वो निकाल लिया। अच्छा, ये डिस्टेंस आपको पता होता है, ये तो अर्थ के ऊपर है, ये तो हम नाप सकते हैं। अब ऑब्वियसली इसको नापने के लिए भी कोई इनडायरेक्ट मेथड ही होता होगा, डायरेक्ट मेथड से तो हम इसको भी नहीं नाप सकते। तो ये डिस्टेंस हम नाप लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम टू डिफरेंट, या ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बेसिस। तो दो जगह से ऑब्जर्वेशन ली, उन दोनों जगह से जो डिस्टेंस नापा गया वो उसको हम बोलते हैं बेसिस। देखो बेटा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो आंखें हैं, इन दोनों के बीच में भी कोई डिस्टेंस है, हाँ या ना? अगर आप इस पेन को ऐसे रखो, लेट से आपने इस पेन को ऐसे रखा, एक बार आपने इस पेन को इस आंख से देखा और दूसरी बार आपने इस पेन को इस आंख से देखा, तो जब इस आंख से देखोगे तो यू कैन इमेजिन द साइट विल बी गोइंग लाइक दिस, और दूसरी बार आपने जब इसको इस आंख से देखा दूसरे वाई से, तो साइड विल बी कमिंग लाइक दिस। Yes or no? Can you imagine there will be a triangle? So my two eyes are the two different points of observation for this pen, and this is the pen, this is the object which is being observed. समझ में आ रही है बात? उसी तरह से ये दो अर्थ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट से हमने उस हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व कर लिया। नाउ कैन यू इमेजिन कि बेटा ये जो एंगल होंगे ये बहुत ही छोटा होगा एंगल,
और अगर ये एंगल छोटा हुआ तो इसका मतलब ये ट्राइंगल इसके जैसा हो गया, और अगर ये ट्राइंगल इसके जैसा हो गया तो इस ट्राइंगल में थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा के देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ध्यान दो जरा। तो ये जो बेसिस है दो पॉइंट्स के ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये हमको पता है। इसकी जरा डेफिनेशन लिख लो अपनी कॉपी में, लिखो बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान दो, ये थीटा हम नाप लेंगे, है ना। हमको ये नहीं पता वो हेवनली बॉडी अर्थ से कितनी दूर है, हमें नहीं पता, हम वो डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस डी, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमको ये आर्क की लंबाई पता है, हमको ये थीटा भी पता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, ऐसे सिचुएशन में थीटा नोन होगा और आर्क की जो लंबाई है जो कि बेसिस के बराबर आ रही है, बेसिस का मतलब वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो कि अर्थ के ऊपर ही है, जो कि हम निकाल सकते हैं। तो ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। ये रेडियस क्या होता है बेटा, ये वाला। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जिसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, यहाँ एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, आपकी मर्जी, एक्स से कर देते हैं चलो। तो यहाँ से हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क का मतलब ए बी अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन थीटा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियंस। इज इट क्लियर? अब देखो आप बोलोगे सर ये तो अर्थ से दूर, ये ज़्यादा दूरी दिखा दी, अर्थ से एक्चुअली तो इतनी दूर है स्टार। बेटा इस डिस्टेंस में ना इतना कम फ़र्क है, ये जो एक्स आपको दिख रहा है थोड़ा बड़ा और ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये इतना कम फ़र्क है कि वो नेग्लिजिबल है, बराबर ही है। अगर मैं आपको बोलूँ एक स्टार है, बहुत दूर एक स्टार है, उसका डिस्टेंस दिल्ली से नापा या फिर उसका डिस्टेंस सिंगापुर से नापा, क्या वो फ़र्क होगा? तो वही वाली बात है, यहाँ पे मान लो दिल्ली था, यहाँ पे मान लो सिंगापुर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर ही होंगे ना यार। मतलब कुछ फ़र्क होगा भी तो 1000-2000 किलोमीटर में होगा, जबकि उनका डिस्टेंस हमसे तो करोड़ों किलोमीटर है। तो करोड़ों में अगर 1000-2000 का फ़र्क भी पड़ गया तो हाउ डज इट मैटर। तो इसी डिस्टेंस को हम नापे बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस नापा जाएगा दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो एक्स निकल के आएगा दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्टार या हेवनली बॉडी फ्रॉम अर्थ। इज इट क्लियर? समझ में आ गई सबको ये बात? चलो एक और आपको मैं बताऊंगा जिससे हम स्टार का साइज भी निकाल पाएंगे, बट उसके लिए हमको पहले स्टार का डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना है हमसे, फिर हम स्टार का साइज निकालेंगे। इज इट क्लियर? इस मेथड में बेटा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा लिखवाता हूँ वो ये है कि 2 ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड। ये लिख लो जरा ब्रैकेट में। इसको करने के लिए 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। न्यूमेरिकल्स भी इस पर हम करेंगे, बट पहले मैं आपको मेथड सिखा दूँ एक बार। चलो बच्चों, तो सेकेंड मेथड है हमारा टू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द स्टार, कि भैया स्टार का साइज कितना बड़ा है, कि स्टार कितना बड़ा है। देखो जरा, इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो लिख लें 1 ऑब्जर्वेशन या 1 ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जैसे पिछली बार दो जगह से ऑब्जर्वेशन ली थी, इस बार एक ही जगह से ऑब्जर्वेशन लेकर काम चलेगा। जैसे मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर स्टार है, स्टार को इस बार थोड़ी इज्जत देते हुए थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हमने क्या करा, हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, तो एक लाइन स्टार के टॉप मोस्ट पॉइंट पे गई और एक लाइन स्टार के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे गई। कैन यू सी दैट? अब ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये वाला, यही तो स्टार का डायमीटर है। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक ही है, ये अर्थ है, हम एक ही जगह पे खड़े हैं, स्टार हमसे दूर है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस तरह के कि हमने एक लाइट या एक रे स्टार के ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे भेजी और एक रे स्टार के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भेजी, तो हमने ये नाप लिया कि ये एंगल कितना है, ये वाला। मतलब जो स्टार का डायमीटर है ना बेटा, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आप जहाँ खड़े हो वहाँ पे। सो दिस थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द स्टार एट योर लोकेशन। लिखना है तो लिख लो, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय
diameter of star at your position. Is it clear? तो ये डायमीटर ने कितना एंगल सबटेंड करा आपके ऊपर, ये वो एंगल है, और ये एंगल हमको पता होता है, ये हम निकाल सकते हैं. सो दिस इज नोन टू अस. अच्छा, क्या हमको ये भी पता है कि वो स्टार कितनी दूर है हमसे? ये तो हमने अभी अभी निकाला ना जस्ट पिछले वाले सेक्शन में. तो ये डिस्टेंस d भी नोन है, या इसको हमने x माना था पिछली बार, x ही मान लो, चलो ये नोन है. तो अननोन क्या है? अननोन ये वाली चीज है. कैन यू इमेजिन दिस ट्राइंगल? बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बोला पैरेलैक्स मेथड में हर बार एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा, और उस ट्राइंगल में फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. थीटा के सामने वाली साइड आर्क होती है, थीटा के सामने वाली साइड आर्क होती है, लिखना है तो लिख लो कॉपी में. तो ये आर्क हो गया विच इज द डायमीटर अपॉन रेडियस विच इज दिस डिस्टेंस x. तो यहां से हम बोलेंगे हमको निकालना है आर्क, ये आर्क है बेटा, आर्क का काम ये करेगा. तो हम बोलेंगे आर्क की जगह लिख दिया डायमीटर अपॉन रेडियस की जगह लिख दिया x इज इक्वल टू थीटा. अब देखो इस फॉर्मूले को मतलब नहीं, मैं तो करके एक बार निकाल के दिखा रहा हूँ आपको. ये फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, ये आपको इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा, वहाँ जाके सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ. तो यहाँ से हम बोलेंगे कि d की वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू आ रही है थीटा इंटू एक्स. इज इट क्लियर? चलो बच्चों, ये सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 2.3. आपको मैं समझा देता हूँ क्या एग्जाम्पल है. ये अर्थ है और यहाँ पे मून है, ठीक है. जब किसी हेवनली बॉडी का डिस्टेंस निकालना है तो बेटा उस केस में उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे. जब उसका साइज निकालना है, उसका डायमीटर निकालना है, तो उस केस में उसको थोड़ा बड़ा दिखा देंगे. आप चेक करो, हमने जो दोनों अभी केसेस पढ़े उनमें से पहला केस है, इसमें आपको मून का डिस्टेंस निकालना है. तो हमने क्या करा, हम अर्थ के दो एंड्स पे खड़े हो जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ से खड़े होकर के इस मून को ऑब्जर्व करते हैं. तो मून को ऑब्जर्व करा, ये एंगल निकल के आया, ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये एंगल निकल के आया 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स. तो ये जो अर्थ है इसके दो डायमीट्रिक ऑपोजिट पॉइंट से मून को देखा गया. तो इन दोनों पॉइंट्स ने मून के ऊपर जो एंगल सबटेंड करा वो इतना आया. आपसे पूछा बताओ जी ये डिस्टेंस कितना है, मून का डिस्टेंस कितना है, इसको हम x मानते हैं, ये डिस्टेंस x निकालो. ये डिस्टेंस हमको दे रखा है, अर्थ का डायमीटर कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 12768 किलोमीटर, 12768 किलोमीटर. तो ये x निकालना है विच इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. तो देखो जरा, थीटा पता है, आर्क पता है, समझ गए ना. थीटा के सामने वाली साइड आर्क होती है और जो बाकी दोनों साइड्स हैं वो रेडियस का काम करती हैं. तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है. इसके अंदर ये जो थीटा है बेटा, ये आपको रेडियन में दे नहीं रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखते हैं कैसे होगा. 1 डिग्री 54 मिनट्स, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, सबको मिनट में ही कर लो. तो 1 डिग्री में होते हैं बेटा 60 मिनट्स प्लस 54 मिनट होगा, 54 मिनट कितना आ गया, 114 मिनट्स. तो 1 डिग्री 54 मिनट्स इज इक्वल टू 114 मिनट्स. इसको अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, ये रेडियन में आएगा 114 इंटू, याद करो 2.91 इंटू 10 की पावर -4. भाई 1 मिनट जो होता है वो रेडियन में इतना होता है ना. तो ये आ गया रेडियंस. अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद करनी है. ये आ गया थीटा, थीटा पता लग गया रेडियंस में. ये वाला डिस्टेंस भी पता है, इजंट इट. तो ये वाला डिस्टेंस आप किलोमीटर में भी पुट कर सकते हो. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर इसके यूनिट्स आपने किलोमीटर में ले लिए तो ध्यान रखना ये यूनिट भी किलोमीटर में आएंगे, बस ये याद रखने वाली बात है. अगर ये मीटर में लिए तो ये भी मीटर में आएंगे. तो जो यूनिट आप रेडियस के लोगे वही यूनिट आपके आर्क के निकलेंगे, या फिर अगर आपने आर्क के यूनिट लिए तो रेडियस के वही यूनिट निकलेंगे. अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. तो रेडियस को मैं किलोमीटर में ले रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से. नहीं रेडियस तो बेटा पता ही नहीं है ना. अच्छा चलो रेडियस छोड़ते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं जरा, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क ये वाला डिस्टेंस है जो कि कितना है, जो कि है 12768 डिवाइडेड बाय रेडियस, ये वाला डिस्टेंस है. आपको तो पता ही ना, थीटा के सामने आर्क होता है और जो बाकी दोनों साइड्स होती है वो रेडियस होता है ना. ये मैंने आपको बताया था उस पैरेलैक्स वाले ट्राइंगल में. तो रेडियस है ये वाला डिस्टेंस
एक्स, ये भी हमको दे रखा है, वहाँ से लिख दिया 114 इंटू 2.91 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 12768 डिवाइडेड बाय 114 इंटू 2.91 इंटू 10 की पावर -4। सब कुछ करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है, बुक में से देख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सो इट इज़ कमिंग आउट टू 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो अगर आप इसको किलोमीटर में रखोगे तो ये आंसर किलोमीटर में ही आ जाएगा, मतलब इसको किलोमीटर में रखोगे तो ये भी किलोमीटर में ही आएगा। इज इट क्लियर? अब बोल रहा है सन का एंगुलर डायमीटर की बात कर रहा है। एंगुलर डायमीटर का मतलब होता है बेटा ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना उसका डायमीटर हमारे ऊपर, ये सन है। तो सन का जो डायमीटर है ये वाला, वो जितना एंगल हमारे ऊपर सबटेंड करेगा इस थीटा को बोलेंगे एंगुलर डायमीटर। दिस इज द एंगुलर डायमीटर सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सन एट आवर लोकेशन। सन का डिस्टेंस हमको गिवन है, ये वाला, ये डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये एंगुलर डायमीटर आपको गिवन है, दिस इज गिवन एज 1952, सॉरी दिस इज गिवन एज 1920 सेकेंड्स। ये भी डिस्टेंस आपको गिवन है। तो क्या पूछा है? सन का डायमीटर पूछा है। सन का डायमीटर जो कि इस ट्राइंगल के हिसाब से थीटा के सामने है, तो ये आर्क का काम कर रहा है, आर्क का काम करेगा उस वाले फॉर्मूले में। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान दें थीटा कितना है बेटा 1920 सेकेंड्स, तो इसको लिखेंगे 1920। एक सेकेंड का मतलब होता है, मैंने आपको लिखवा दिया 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियंस। तो एक सेकेंड को इतने रेडियन लिख सकते हैं, तो 1920 सेकेंड को 1920 इंटू दिस रेडियन लिख देंगे, तो ये रेडियंस में आ गया। इज इक्वल टू आर्क, आर्क का मतलब ये डायमीटर ऑफ द सन विच इज अननोन, डिवाइडेड बाय, इसको पूरा रख देते हैं डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस है ना, रेडियस का काम ये कर रहा है। सो इट इज़ 1.496 इंटू 10 की पावर 11। अब ये करना आपका होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व करो, और डायमीटर ऑफ द सन में आपको एनसीईआरटी से देख करके लिखवा रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेशन करें इसकी घर पे जरा। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये पैरेलैक्स मेथड क्लियर है। तो आज की हमारी डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होती है। आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे को पैरेलैक्स मेथड में कुछ और चीज़ें आपको बतानी है, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हुए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, और फिर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ एरर्स, उसको स्टार्ट करेंगे, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव मेड नोट्स ऑफ दिस, एंड प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी में से भी आप पेज नंबर 19, पेज नंबर 20 रीड कर लें, ठीक है। सी यू वेरी सून।